जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई, लेखपाल और एसएससी जीडी के हिंदी के स्पेशल क्लासेस, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाक्य क्या होता है, देखिए, हिंदी में वाक्य निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसका कारण है इसमें अन्य भाषा के शब्दों का आना। कहने का मतलब है कि एक वाक्य बनाने में बहुत कठिनाई होती है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसमें दूसरे भाषा यानी दूसरे भाषा के शब्दों का आना। दूसरे भाषा के शब्द जब आते हैं तो ये एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है एक वाक्य बनने का। तो देखते हैं इसमें हम लोग, वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार का पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। ठीक है, देखिए, इसमें वाक्य एक सार्थक ध्वनि है जिसका जिसका माध्यम से लेखक क्या करते हैं, लिखकर या वक्ता जो बोलकर अपने भाव या विचार को क्या करते हैं, पाठक या जो सुनने वाले श्रोता होते हैं उनके पास तक पहुंचाते हैं अपने माध्यम से। ठीक है, इसका सबसे सिंपल डिफिनेशन है, शब्दों को सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसको एक लाइन आप लोग याद रख लेंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का निर्माण निम्न तरीके से किया जाता है। देखिए, किस किस तरीके से किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे इसमें पहला तरीका क्या है। इसमें पहला तरीका, इसमें हिंदी वाक्य में निर्माण के सर्वप्रथम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया आती है। तो देखिए भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले कर्ता होना चाहिए, उसमें कर्म भी होना चाहिए और क्या, क्रिया होनी चाहिए, तब जाके एक वाक्य पूरा होगा। दूसरे में क्या है, सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद होता है। देखिए किस तरह से होता है, जैसे मैं घर जाता हूँ, एक उदाहरण है जिसमें मैं हो जाएगा कर्ता, घर इसमें कर्म हो जाएगा, जाता जो हो जाएगा आपका इसमें क्रिया हो जाएगा, लेकिन ये आपका मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया जो लास्ट वाला है ये सहायक क्रिया जाएगी आपकी। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन, यदि कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन जाएगी। देखिए, कहने का मतलब कि जब कर्ता जो है, जैसे राम है यानी एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है तो क्रिया भी एक ही होगी। ठीक है, और इसमें बोल रहा है तो क्रिया भी एक वचन, यदि कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, हिंदी वाक्यों में कर्ता पुल्लिंग तथा क्रिया भी पुल्लिंग। देखिए, हिंदी वाक्य में जब कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग है। ठीक है, यदि कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। समझ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, आदर सूचक वाक्यों में क्रिया सदैव बहुवचन में होती है। क्रिया किस में होती है, जैसे कि माता पिता जी आए हैं। ठीक है, तो ये आदर सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्रिया सदैव किस में होती है, पुल्लिंग में ही होती है, यानी सॉरी बहुवचन में ही होती है। देखिए, छठवां पॉइंट देखेंगे, द्वंद्व समास वाले पदों में क्रिया पुल्लिंग बहुवचन ही होगी, जैसे कि राधा कृष्ण चले गए। तो ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। समास को भी देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, पुल्लिंग होगा और बहुवचन में ही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वाक्य के प्रकार में देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग वाक्य के प्रकार में। तो ये है वाक्य, वाक्य के प्रकार, रचना बनावट की दृष्टि पर एक प्रकार हो गया, दूसरा हो गया प्रयोग की दृष्टि से, तीसरा हो गया अर्थ की दृष्टि से। तो पहला हम लोग देखेंगे रचना बनावट की दृष्टि से। तो एक इसमें आता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य होता है। प्रयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे, प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे इसमें दूसरे वाला को। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य होता है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे बढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से विधिवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है इच्छावाचक, चौथा होता है संदेहवाचक, पांचवा होता है आज्ञावाचक, छठवां होता है विस्मयवाचक, सातवां होता है प्रश्नवाचक, आठवां होता है संकेतवाचक। समझ रहे हैं। ये आपका तीन प्रकार से होता है। रचना बनावट के आधार से एक प्रकार हो गया, प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार हो गया, अर्थ की दृष्टि से तीन प्रकार हो गया। तो रचना की आधार पर ये तीन प्रकार का हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार का हो जाएगा आपका ये भी, और इसमें अर्थ की दृष्टि से ये 8 प्रकार का हो जाएगा। तो पहले हम लोग रचना एवं बनावट की दृष्टि से देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग वाक्य के अंग को देखते हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई, दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला होता है उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो पहले उद्देश्य को देखेंगे हम लोग, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है।
यानी किसी के बारे में बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे हर्षित खेलता है, तो भाई इसमें हर्षित क्या है, ये उद्देश्य है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसमें राम क्या हो जाएगा, देखिए भाई ये राम इसमें जो हो जाएगा ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रकार से सचिन दौड़ता है, इसमें सचिन क्या हो जाएगा आपका, सचिन जो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इन वाक्यों में हर्षित और सचिन के बारे में बताया गया है, अतः यह उद्देश्य है। मैंने आपको बताया कि जो हर्षित और सचिन उद्देश्य है, यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कर्ता, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, कर्ता ही उद्देश्य होता है। ठीक है, विधेय जो होता है वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ बताया, कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में देखिए, वाक्य में जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, कुछ बताया जाता होगा उद्देश्य के बारे में, इसके बारे में जो बताया जाएगा वो उसी को क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। जैसे अर्पित खेलता है, तो अर्पित क्या है, इसमें उद्देश्य है, लेकिन खेलता कौन है, अर्पित, ये उद्देश्य हो गया। क्या करता है वो, खेलता है, तो खेलता है जो है ये विधेय हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें पहला है सरल वाक्य, कौन सा है, सरल वाक्य है इसमें। तो सरल वाक्य जो है भाई देखेंगे, जिन वाक्यों के केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। देखिए मैंने आपको उद्देश्य भी बताया और विधेय भी बताया है, तो उससे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, साधारण मतलब और सरल मतलब दोनों एक ही होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेंगे, अलग डिफिनेशन से देख ले रहे हैं। परिभाषा इसका एक, जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया का विधान हो उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। तो जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही कर्म हो, एक ही क्रिया हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे शगुन पत्र लिखती है, देखिए भाई इसमें एक ही कर्ता है, एक ही कर्म, एक ही क्रिया है, समझ रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा आपका, सरल वाक्य हो जाएगा आपका। दूसरा आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखेंगे हम लोग, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए भाई, एक क्या होना चाहिए, एक साधारण यानी सिंपल वाक्य होना चाहिए, उसके बाद अतिरिक्त एक अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उपवाक्य एक छोटा वाक्य हो, उसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य को थोड़ा अच्छे से देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे। जहाँ पर एक सरल वाक्य का प्रधान वाक्य हो और दूसरा उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखिए भाई कैसे इसको समझें, एक सरल वो उपवाक्य हो जाएगा, उसके बाद एक उपवाक्य होना चाहिए या आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा, ये मिश्र वाक्य बनेगा। तो देखिए, जो कवि लोकप्रिय है होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। भाई देखिए यहाँ तक एक वाक्य हो जाएगा साधारण, उसके बाद ये उपवाक्य हो गया या आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक वाक्य एक उपवाक्य हो गया। ठीक है, हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य क्या है, जहाँ पर दो सरल वाक्य अथवा दो मिश्र वाक्य एक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य संयोजक अव्यय और तथा चूंकि इसलिए किंतु परंतु एवं क्योंकि आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए भाई आपको पकड़ने के तरीका, साधारण वाक्य आप समझ ही गए हैं। मिश्र वाक्य जो है, मिश्र वाक्य में आप लोग पहचान लेंगे कि एक साधारण वाक्य होगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा, उसके अतिरिक्त एक दूसरा उपवाक्य होगा। लेकिन अब संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका, तो ये बहुत आसान तरीका है, उसमें और लगा होगा, चूंकि लगा होगा, इसलिए, किंतु, परंतु, पर, क्योंकि आदि ये शब्द उसमें जुड़े होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। देखिए, और इसको उदाहरण से समझेंगे हम लोग। देखिए आगे देख रहे हैं हम लोग, तो जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जब दो वाक्य, दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है इसमें आपका, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, यही है, इससे जुड़ा। जैसे पहला सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक, और जो शब्द है इससे क्या है, दो जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो वाक्य जुड़ा हुआ है।
तुम प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। पर जो शब्द क्या है, ये जोड़ रहा है दो चीज़ को। तीसरा क्या है, मैंने बहुत अध्ययन किया किंतु फेल हो गया। तो इसमें जो है किंतु जो लगा हुआ है ये क्या है आपका, इसी से आपका ये संयुक्त वाक्य बन रहा है, क्योंकि यही दो वाक्यों को, अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग ये प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से जो है इसके आधार पर तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। पहला हम लोग देखेंगे जिस वाक्य में प्रयोग के आधार पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाचक कहते हैं। तो कर्तृवाचक किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कोई वाक्य दिया हुआ है अगर उसमें कर्ता प्रधान होता है तो उसको कर्तृवाचक कहते हैं। जैसे मैं फल खाया, तो मैं ही, इसको ही क्रेडिट मिल रहा है सब, तो मैं ही क्या हो जाएगा, इसमें कर्तृवाचक हो जाएगा। सगुन दौड़ती है, तो सगुन कौन दौड़ती है भाई, सगुन दौड़ती है, सगुन को ही प्रधानता मिल रहा है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पहचान जाएंगे कर्तृवाची को। अब पढ़ेंगे हम लोग कर्मवाची को। कर्मवाची क्या होता है, जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाची कहते हैं। देखिए भाई इसमें कर्म की प्रधानता कैसे पहचानी जाएगी। जैसे बच्चा मैदान में दौड़ता है, तो बच्चा क्या है, मैदान में दौड़ता है, तो इसमें मेन इसका मैदान की बात किया जा रहा है। इसमें मुझसे फल खाया जाएगा, मुझसे फल खाया जाएगा, फल ही इसमें इम्पोर्टेंट है, मेन इसमें, समझ रहे हैं इसमें। अब चलेंगे भाववाचक में। देखिए इस ये कर्तृवाचक बहुत साधारण होता है जिसमें कर्ता ही को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, इसमें कर्मवाची में इसमें कर्म को ही प्रधानता दी जाती है, समझ रहे हैं। अब भाववाची में आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता, क्रिया किस प्रकार से प्रधानता मिल रहा है भाई, इसको देखेंगे हम लोग। मुझसे उठा नहीं जाता, तो जो ये क्रिया उठा नहीं जाता इसमें भावनात्मक आ रहा है, समझ रहे हैं। हर्ष से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ये भाव उत्पन्न हो रहा है। पढ़ने के बाद वाक्य को लग रहा है कि भाव एक उत्पन्न हो रहा है। सगुन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये भाव है। भाव इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, इसको आसानी से आप लोग देख रहे हैं। और देखिए भाववाची संज्ञा में क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो भाई सबसे आसान तरीका इसमें है कि इसमें हम जब हम लोग भाववाचक वाक्य देखेंगे कभी भी तो उसमें अकर्मक ही क्रिया मिलेगी। ठीक है, क्या कौन सी क्रिया मिलेगी, अकर्मक क्रिया मिलेगी। इसकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में ही होती है। किसमें होती है, हमेशा एक वचन में होती है, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में ही होती है। ठीक है, इसमें असमर्थता और निषेध होने के कारण वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा वाक्य नकारात्मक ही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं इसमें, क्योंकि भाई इसमें असमर्थता और निषेध होने के कारण ये प्राय क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। इस प्रकार से हम लोग वाक्य के भेद पढ़े हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।